जब यूपीए की सरकार थी पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो उस समय पर एक संविधान में संशोधन किया गया 93rd, और उसके अंतर्गत शिक्षण संस्थानों के अंदर आरक्षण दिया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। एसएससी में सवाल आया 16/4 का, अभी इसके बाद नंबर आएगा 15/4 में। आपको क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है शिक्षण संस्थानों के अंदर जो आरक्षण है ओबीसी का, वह आरक्षण कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 15/4, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कोई भी अधिकार असीमित नहीं है। अगर कोई वर्ग निर्बल है, कोई दुर्बल है शैक्षिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, तो उसके विकास के लिए सरकार उसको इस तरीके की सुविधा प्रदान करती है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 का क्या सवाल है और क्या मतलब है? अनुच्छेद 16 इंपॉर्टेंट है, ये आपको 13, 14, 15 सारे इंपॉर्टेंट है। 395 के 95 अनुच्छेद याद करके नहीं जाने एग्जाम में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ये तो कम से कम जरूर याद करने। 16 में क्या कहा गया? 16 में है अवसर का सभी को सार्वजनिक सेवाओं के अंदर समान अवसर दिए जाएंगे। तो यहां पर हमें क्या हो गया? समान अवसर। लेकिन फिर वही बात आती है, जब हम कह रहे हैं समान अवसर दिए जाएंगे, तो इसी के अंतर्गत एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ओबीसी को सरकारी सेवाओं में आरक्षण कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो हमारा आंसर क्या होगा? 16/4। और अभी 2019 के अंदर आपने देखा होगा हमारे संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया 103वां, और क्या उसमें क्या किया गया? उसके अंदर किया गया जो स्वर्ण गरीब हैं उनको 10% का आरक्षण प्रदान किया गया। तो जो ये आरक्षण है, चाहे ओबीसी का आरक्षण हो या अभी जो स्वर्ण है निर्धन वर्ग के उनका आरक्षण हो, वो किसके अंतर्गत आएगा? 16/4 के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी का है, जिसमें आरक्षण का आधार क्या होगा? ये क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में आया कि आरक्षण को किस आधार पर दिया जाता है? तो आरक्षण का आधार है शैक्षिक और सामाजिक रूप से। दो बिंदुओं पर पहचान की जाती है किसी जाति की। अगर शैक्षिक दृष्टि से उसका प्रतिनिधित्व कम है तो, या फिर सामाजिक दृष्टि से वह भारत के जाति वर्ण में निचले स्थान पर आते हो, तो हमारे यहाँ आरक्षण का प्रावधान है। अगला जो बिंदु है इसके बाद वो दे दिया 17 का एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछेंगे, अस्पृश्यता का निषेध, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका तात्पर्य क्या हो गया? अनटचेबिलिटी। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे किसी को किसी जगह पर आने जाने पर उस पर पाबंदी लगाई जाए, या कुएं से पानी भरने आओ, मंदिर में जाने की बात हो, किसी घाट आदि पे जाने पे प्रतिबंध लगा दिया जाए, ऐसी कोई भी चीज़ जो है अस्पृश्यता कहलाती है। तो सवाल एग्जाम के अंदर जो आता है केवल यही आता है, अस्पृश्यता का निषेध कौन से अनुच्छेद में? 18 के बारे में भी ये उपाधियों की समाप्ति। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको रुचिकर बता देता हूँ ताकि आप हमेशा के लिए इसे ध्यान रखें। देखिए हमारे यहाँ पर जो उपाधियाँ हैं, आज भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर छोटू राम का नाम आता है, जिनके बेटे जो है बीजेपी में मंत्री भी हैं। तो सर की उपाधि छोटू राम के साथ में लगी हुई है, लेकिन वो कब की है? वो स्वतंत्रता से पूर्व की है। इसके अलावा क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में देखते हैं। क्रिकेट खिलाड़ियों में सर डॉन ब्रैडमैन का नाम आप सुनते हो, ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है। तो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक ने सर की उपाधि ग्रहण कर ली, लेकिन कोई भी भारतीय खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसके नाम से पहले सर का प्रयोग किया जाता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जब से हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, ऐसी कोई भी उपाधि ग्रहण करने वाले भारतीय की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे भारत पुरस्कार हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, या द्रोणाचार्य आदि पुरस्कार हो गए, या परमवीर चक्र, महावीर चक्र। तो ये सारे उपलब्धियों की श्रेणी में आते हैं। कोई भी व्यक्ति इनके नाम का इस्तेमाल अपने नाम के साथ उपाधि की तरह नहीं कर सकता। अन्यथा देखिए, मैं इंजीनियर हूं तो मैं अपने नाम के साथ इंजीनियर लगाता हूं, ऐसे ही कोई डॉक्टर होगा डॉक्टर लगाएगा। तो ये उपाधियों की श्रेणी में नहीं आता, ये उपलब्धियों की श्रेणी में आता है। इसीलिए किसी भारतीय
भारतीय खिलाड़ी के नाम से पहले सर का प्रयोग नहीं किया जाता। आज किसी भी भारतीय मूल के व्यक्ति के नाम के साथ में सर है। जैसे एक विवादास्पद लेखक है सलमान रश्दी, वो हिमाचल प्रदेश में पैदा हुआ, ब्रिटेन की नागरिकता ले ली, उसके नाम से पहले क्या, सर सलमान रश्दी। क्यों? उसने भारत की नागरिकता त्यागी हुई है, अब वो ब्रिटेन का नागरिक है। तो यदि किसी भारतीय के नाम से पहले शब्द आ रहा है तो मान लीजिए, तो समझ लीजिए वो भारत का नागरिक नहीं है, किसी अन्य देश का। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, इनके नाम से पहले सर क्यों लगता है? क्योंकि आज भी ये देश क्या है, अब आज भी ये ब्रिटेन की महारानी को अपना मुखिया मानते हैं। आप यदि गूगल पे भी डालेंगे ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति का नाम आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, कनाडा, इनके प्रधानमंत्रियों के नाम तो मिलेंगे और इनके मुखिया होंगे आज भी गवर्नर जनरल, क्योंकि आज भी ये ब्रिटेन की महारानी को अपना मुखिया मानते हैं और ब्रिटेन की महारानी आज भी इनके राष्ट्राध्यक्षों की नियुक्ति करती है। वहां की जनता केवल अपनी सरकार यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों का चुनाव करती है, इसलिए उपाधियों की समाप्ति का यह तात्पर्य है। और एक क्वेश्चन यूपीएसआई के एग्जाम में आया कि हमारे यहाँ पर जो ये पुरस्कार हैं, भारत रत्न है पुरस्कार और दूसरे पुरस्कार हैं, ये जब शुरू किए गए 1954 में, उसके बाद इन्हें 1977 में स्थगित कर दिया गया, क्योंकि 1977 में देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई जनता पार्टी की, और उसने ये माना कि ये जो पुरस्कार है ये उपाधियों की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए उन्होंने 3 साल जब तक उनकी सरकार रही इन पुरस्कारों को निलंबित कर दिया। 1980 में पुरस्कार फिर शुरू हुए। तो ये क्वेश्चन आया था यूपीएसआई 2011 में कि 1980 में जब इनको दोबारा शुरू किया गया तो भारत रत्न जो है किसे दिया गया? वो दिया गया एक महिला को जिसका नाम है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा का नाम जो है वो 1980 में, ये क्वेश्चन उस रूप में आया। इसे आप किसी भी संदर्भ में पढ़ सकते हैं। जब आप पुरस्कार पढ़ें तो वहाँ इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और वर्तमान में ध्यान रखिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ गया अनुच्छेद 19। भाई अनुच्छेद 19 के कई क्वेश्चन है, यूपीएससी के एग्जाम में आए, लेकिन मैं चर्चा कर देता हूं इसकी। और एक आया था क्वेश्चन यूपीपीसीएस और डीपीएसआई, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में। क्या क्वेश्चन है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निहित है सूचना का अधिकार। ये क्वेश्चन आया है, सूचना का अधिकार, ये क्वेश्चन आया है सीडीएस के एग्जाम में। और आप ध्यान कीजिए, यूपी कांस्टेबल का जो एग्जाम का सिलेबस होता है, यूपीएसआई का जो सिलेबस होता है, सूचना के अधिकार को अलग से दे रखा है। क्वेश्चन आया यूपी कांस्टेबल में सूचना का अधिकार कौन से राष्ट्रपति के समय पर लागू हुआ था? तो जब मैं सूचना का अधिकार कराऊंगा तब मैं आपको फिर चर्चा करूंगा। आंसर था एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। उन्होंने 2005 में जब वो राष्ट्रपति थे तो इस पर हस्ताक्षर करे। सीडीएस में क्या आ गया? सूचना का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? क्योंकि सूचना का अधिकार कब हुआ, लागू हुआ? 2005 के अंदर, इसलिए सवाल इसके अंदर आया। एक क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आया कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख हमारे कौन से अनुच्छेद में? क्या मतलब हो गया प्रेस की स्वतंत्रता का? जब हम पढ़ते हैं लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के 4 खंबे, 4 स्तंभ, 4 पिलर्स कहलाते हैं। इसके क्या क्या 4 पिलर्स हैं? कार्य परिषद, एग्जीक्यूटिव जिसके अंतर्गत आती है सरकार, एक होती है न्यायपालिका, दूसरा खंबा जिसे कहते हैं जुडिशरी, और तीसरा होता है विधायिका जिसे कहते हैं लेजिस्लेचर, संसद, और चौथा खंबा किसे माना जाता है? प्रेस को। ये क्वेश्चन जो है एसएससी के एग्जाम में है कि लोकतंत्र का चौथा खंबा किसे माना जाता है या चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? प्रेस को। और डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया तो एक चीज इसके बारे में चर्चा करते टाइम एक बात स्पष्ट कही, ये उनकी दूरदर्शिता को दर्शाती है, कितने वो दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि अगर हमने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग से एक अनुच्छेद दे दिया तो सरकार क्या करेगी? उस अनुच्छेद को कभी भी संशोधित करेगी। लेकिन एक चीज मान लीजिए, एक डब्बा है उसमें बहुत सारी चीज डाल दी और सबसे नीचे डाल दिया हमने प्रेस की स्वतंत्रता, तो जब उनमें सब चीजों को हटाया जाएगा तो उसे निकालने में थोड़ी समस्या आएगी। तो अगर कोई सरकार, और हर सरकार का जी करता है किसी तरीके से प्रेस ऐसी हो जाए जो उनकी पिछलग्गू या फिर उनकी चाटुकार हो, इसीलिए उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 में जोड़ दिया कि इसको अलग से नहीं शामिल करेंगे, लेकिन अभिप्राय किसमें होगा? अनुच्छेद 19 में। तो एनडीए में यही क्वेश्चन आया कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में प्राप्त होता है। ये पॉइंट। फिर आता है सवाल अगला जो अब तक आता रहा, लेकिन अब उसके बारे में ज्यादा संभावना नहीं।